नमस्कार बच्चों, सिंप्लीफाई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 दैट इज एनिमल किंगडम। ठीक है, ये हमारा इस चैप्टर का पहला लेक्चर है बच्चों। आज हम लोग करने वाले हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आप सभी को लर्न होनी चाहिए। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को याद होना चाहिए कि किंगडम एनिमेलिया के अंदर कितने फाइलम्स आते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने फर्स्ट चैप्टर में बात पढ़ी हुई है कि एनिमल जो किंगडम है वो मिलकर बना हुआ है बहुत सारे फाइलम से, है ना। हमने पढ़ा है टेक्सोनॉमिक हायरार्की में कि जो किंगडम बनता है वो बनता है बहुत सारे फाइलम्स को मिलाकर। और यहां पर जो किंगडम एनिमेलिया है बच्चों वो बनता है 11 फाइलम्स को मिलाकर। ठीक है, तो हमें यहां पर पहले सभी के सभी फाइलम्स की सीक्वेंस लर्न होनी चाहिए कि सबसे प्रिमिटिव फाइलम कौन सा है और सबसे एडवांस्ड फाइलम कौन है। ठीक है, तो चलिए फाइलम्स को लर्न करते हैं। देखिए पहला जो अपना फाइलम है बच्चों वो है फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा जिसमें आते हैं अपने सारे के सारे स्पॉन्जेस। ठीक है, इनकी डिटेल्स हम एक एक करके आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। अभी हमें सारे के सारे फाइलम्स लर्न हो जाने चाहिए आज ही की क्लास में। फाइलम पॉरीफेरा जो है बच्चों वो हमारा सबसे प्रिमिटिव फाइलम है। उसके बाद आता है बच्चों फाइलम सिलिंट्रेटा। फाइलम सिलिंट्रेटा और फाइलम सिलिंट्रेटा का जो नया नाम है बच्चों वो है फाइलम निडेरिया। फाइलम निडेरिया, यहां पर सी साइलेंट है। ठीक है, निडेरिया में तो ये नया नाम है और सिलिंट्रेटा जो है वो पुराना नाम है। थर्ड फाइलम है बच्चों अपना फाइलम टीनोफोरा। फाइलम टीनोफोरा। फाइलम टीनोफोरा के बाद बच्चों जो नेक्स्ट फाइलम आता है वो है अपना प्लेटीहेल्मिन्स। प्लेटीहेल्मिन्स, प्लेटी का मतलब होता है बच्चों फ्लैट और हेल्मिन्स का मतलब होता है वर्म्स। तो प्लेटीहेल्मिन्स जो फाइलम है उसके अंदर आते हैं अपने सारे के सारे फ्लैट वर्म्स। ठीक है, बिल्कुल पत्ते जैसी शक्ल के फ्लैट वर्म्स, बिल्कुल फ्लैट होते हैं लीफ की तरह। नेक्स्ट जो फाइलम है बच्चों वो है अपना फाइलम एस्केल्मिन्स। एस्केल्मिन्स, इसमें आते हैं बच्चों अपने सभी के सभी राउंड वर्म्स। कौन आते हैं बच्चों? राउंड वर्म्स। नेक्स्ट जो फाइलम बच्चों हमें पढ़ना है वो है अपना फाइलम एनालिडा। नेक्स्ट फाइलम जो हमें पढ़ना है वो है बच्चों फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा जिसमें सारे के सारे अपने इंसेक्ट्स आने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमें सीक्वेंस लर्न होनी चाहिए बच्चों। आगे चल के हम इस चैप्टर में बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं। उन एग्जांपल्स को हमें लर्न करने के लिए इनकी सीक्वेंस लर्न होनी चाहिए। सबसे पुराना फाइलम है पॉरीफेरा, सिलिंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्स, एस्केल्मिन्स, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बाद जो बच्चों 8th फाइलम आता है वो है अपना एस्केल्मिन्स, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का। नेक्स्ट आता है बच्चों फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट फाइलम है बच्चों अपना हेमिकॉर्डेटा। फाइलम हेमिकॉर्डेटा। और जो बच्चों लास्ट फाइलम है, सबसे एडवांस्ड फाइलम है वो है अपना फाइलम कॉर्डेटा। तो ये 11 फाइलम बच्चों आते हैं अपने किंगडम एनिमेलिया के अंदर। कौन कौन से हैं बच्चों? पॉरीफेरा, सिलिंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्स, एस्केल्मिन्थीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ठीक है, ये सारे के सारे बच्चों हमें लर्न होने चाहिए। अब बच्चों जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो हमारा फाइलम कॉर्डेटा है उसको 3 सब फाइलम्स में डिवाइड किया गया है। यहां पर जो फाइलम कॉर्डेटा है अपना उसको 3 सब फाइला में डिवाइड किया गया है। उनके नाम है अपने यूरोकॉर्डेटा। दूसरा जो सब फाइलम है बच्चों वो है अपना सिफेलोकॉर्डेटा। और जो अपना बच्चों लास्ट सब फाइलम है कॉर्डेटा के अंदर उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रेटा। तो ये इस चैप्टर के अंदर बच्चों ये सारी की सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम लोग ये सभी फाइलम्स पढ़ेंगे और बाद में फाइलम कॉर्डेटा के जो 3 सब फाइलम्स हैं उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उसके अंदर कौन कौन सी क्लासेस आते हैं वो सभी हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको ये सभी की सीक्वेंस बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब शुरू करते हैं बच्चों। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? हमने किंगडम एनिमेलिया को 11 फाइलम्स में डिवाइड किया गया है। इसका बेसिस क्या है? देखिए यहां पर 6 या 7 बेसिस है, हम लोग उन्हीं को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पहला बेसिस जो है बच्चों वो है अपना लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला जो बेसिस होता है कि एनिमल किंगडम को 11 फाइलम्स में क्यों डिवाइड किया गया है और फिर जो 11वां फाइलम है उसको 3 सब फाइलम्स में डिवाइड किया गया है, उसका बेसिस क्या है? बेसिस है बच्चों लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या हम इसको बोल सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, कि किसी एनिमल के बॉडी में जो सेल्स की अरेंजमेंट है वो कैसी है।
अभी इसको डिटेल में आगे डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन, ठीक है। पहले हमें जानना जरूरी है कि बेसिस क्या है, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ सेल का मतलब है कि सेल्स प्रेजेंट है या टिश्यू प्रेजेंट है, ऑर्गन प्रेजेंट है या ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा जो बेसिस है बच्चों वो है अपना नेचर ऑफ सिलोम, नेचर ऑफ सिलोम, ठीक है। जो नेक्स्ट बेसिस है बच्चों क्लासिफिकेशन का एनिमल किंगडम की, वो है अपना पैटर्न्स ऑफ सिस्टम्स। बहुत सारे सिस्टम्स का हम पैटर्न देखते हैं, जैसे कि यहां पर हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या पैटर्न है, और बच्चों हम बेसिकली एम्फेसाइज करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के पैटर्न के ऊपर। सर्कुलेटरी सिस्टम का कैसा पैटर्न है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है या क्लोज टाइप का है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, ये सारी बातें हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। जो नेक्स्ट बच्चों अपना बेसिस है क्लासिफिकेशन का, वो है अपना बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री कि अगर हम बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में कट करने की कोशिश करते हैं तो वो हो सकती है या नहीं हो सकती, अगर हो सकती है तो कितनी जगह से हो सकती है, कितने प्लेन से वो हो सकती है, ठीक है। ये पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। जो नेक्स्ट बेसिस है बच्चों वो है अपना सेगमेंटेशन, कि किन किन एनिमल्स की बॉडी में हमें सेगमेंटेशन देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट बेसिस बच्चों अपना रहने वाला है नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स, नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स। यहां पर हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी में सिर्फ 2 ही जर्मिनल लेयर्स होती हैं, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, लेकिन बहुत सारे बच्चों ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी में हमें 3 जर्म लेयर्स देखने के लिए मिलती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। तो वो पढ़ेंगे कि कितने टाइप के एनिमल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जर्मिनल लेयर्स, ठीक है। उसके बाद बच्चों जो लास्ट बेसिस है अपना वो है नोटोकॉर्ड, ठीक है। नोटोकॉर्ड क्या होती है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, अभी डिटेल में पढ़ेंगे उसको। वो बॉडी की डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होती है। तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी नोटोकॉर्ड मॉडिफाई होकर वर्टिब्रल कॉलम बनाती है, ठीक है। वो सारी बातें पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब यहां तक अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, अभी तक हमने एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों ये पढ़ ली है कि जो हमारा किंगडम एनिमेलिया है उसको 11 फाइलम्स में डिवाइड किया गया है। अब 11 फाइलम्स में डिवाइड करने का बेसिस क्या है, बेसिस ये सभी हैं कि सेल्स किस तरीके से अरेंज्ड है, सिलोम किस टाइप का मिलता है, जो हमारे बहुत सारे सिस्टम्स हैं बॉडी में उनका पैटर्न क्या है, वो किस तरीके से मिलते हैं, किस टाइप के मिलते हैं, और बॉडी सिमेट्री, सेगमेंटेशन प्रेजेंट है या नहीं एनिमल की बॉडी में, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या नहीं एनिमल की बॉडी में, और उस एनिमल की बॉडी में हमें कितने टाइप की जर्मिनल लेयर्स देखने के लिए मिलती हैं। ये 6 या 7 बेसिस है बच्चों, जिनके बेसिस पर हम ये बोलते हैं कि जो किंगडम एनिमेलिया है उसको 11 फाइलम्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब हम एक एक करके बच्चों इन बेसिस को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, अगर बच्चों हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में सभी के सभी एनिमल्स जो है मल्टी सेलुलर होते हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन। यहां पर कोई भी ऐसा एनिमल नहीं है जो अपना यूनिसेलुलर हो। हमने प्लांट्स में पढ़ा क्लोरेला जैसे जो यूनिसेलुलर एल्गा थे, वो थे एल्गा, वो प्लांट्स थे लेकिन वो यूनिसेलुलर थे। लेकिन यहाँ पर सारे के सारे जितने भी एनिमल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं सभी के सभी मल्टी सेलुलर होते हैं। अगर आपको चैप्टर नंबर 2 की बच्चों थोड़ी सी भी थ्योरी याद है तो वहां पे हमने पढ़ा है कि इस धरती पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं और हम प्रोटिस्टा की बात करते हैं, तो वो सभी के सभी यूनिसेलुलर है। उनकी जो बॉडी है वो एक सेल से मिलकर बनी हुई है। लेकिन बच्चों अगर हम बात करते हैं फंगस की, फंगस में हमने ये पढ़ा था कि उनकी बॉडी में लूज टिश्यूज देखने के लिए मिलती है ना। सेल्स क्या है, सेल्स टिश्यू तो बना रहे हैं लेकिन टिश्यू होती है लूज टाइप की। फिर हम बढ़े थे प्लांट्स की ओर। प्लांट्स में हमने ये पढ़ा कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें हमें टिश्यूज देखने के लिए मिलती हैं, उनमें हमें ऑर्गन्स देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन बच्चों जब हमने चैप्टर नंबर 2 में एनिमल्स के बारे में पढ़ा था तो वहां हमने ये पढ़ा था कि उनकी बॉडी में हमें टिश्यूज भी देखने के लिए मिलती हैं, ऑर्गन्स भी देखने के लिए मिलते हैं, और सबसे एडवांस चीज है ऑर्गन सिस्टम, वो भी हमें एनिमल्स की बॉडी में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट बेसिस है बच्चों क्लासिफिकेशन का वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है बच्चों यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, कि जो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में जो सेल्स की अरेंजमेंट है वो किस तरीके से देखने के लिए मिलती है। देखिए यहां पर कौन कौन से टाइप की अरेंजमेंट्स है। पहली है बच्चों अपनी सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल, कुछ एनिमल्स के अंदर हमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिलता है। कुछ एनिमल्स के अंदर हमें बच्चों टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिलता है। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर हमें ऑर्गन लेवल देखने के लिए मिलता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और बच्चों कुछ ऐसे एनिमल्स हैं हमारे पास जिनमें हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिलता है।
ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर 4 कैटेगरीज आती हैं। देखिए, अब अगर हम अपनी बात करें, हम एनिमल्स की बात करें, तो हमें पता है कि सेल्स जुड़ जुड़ कर क्या बनाती हैं बच्चों, जो सेल्स होती हैं वो जुड़ जुड़ कर बनाती हैं टिश्यूज। अगर हम अपनी बात करें, हमने 9th क्लास में भी ये पढ़ा हुआ है कि एनिमल्स की बॉडी में 4 टाइप की टिश्यूज देखने के लिए मिलती हैं। कौन कौन सी टिश्यूज होती हैं बच्चों? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड अपनी 4th टाइप की जो टिश्यू रहती है वो होती है नर्वस टिश्यू। तो इस तरीके से एनिमल सभी के सभी मल्टीसेलर होते हैं। सेल्स जुड़ जुड़ के टिश्यूज बनाती हैं, टिश्यूज फर्दर जुड़ जुड़ के बच्चों ऑर्गन्स बनाते हैं। हमें पता है हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि हार्ट जिसका फंक्शन अलग है, जैसे कि किडनी उसका फंक्शन बिल्कुल अलग है, जैसे कि लीवर, जैसे कि स्टमक। ये सारे क्या है बच्चों? ये सारे एनिमल्स की बॉडी के अंदर होते हैं या हमारी की बॉडी के अंदर होते हैं ऑर्गन्स। और इसी तरीके से हम आगे पढ़ते हैं बच्चों, जो ऑर्गन्स होते हैं वो जुड़ जुड़ कर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। अब हमने अपनी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स पढ़े हुए हैं। कौन कौन से सिस्टम है बच्चों हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं वो जुड़ जुड़कर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो ये बहुत सारे और भी हमारे अंदर सिस्टम्स हैं, बट अभी हम उनको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये मैंने आपको जस्ट कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। ठीक है, तो ये चीज आई थिंक आप लोग को क्लियर होगी कि कुछ एनिमल्स में सेल्स मिलने वाले हैं, कुछ में टिश्यू, कुछ में ऑर्गन और कुछ में ऑर्गन सिस्टम देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, अगर हम बात करते हैं सेलुलर लेवल की, तो जो अपना फर्स्ट या सबसे प्रिमिटिव लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें देखने के लिए मिलता है बच्चों पोरीफेरा के अंदर। पोरीफेरा में जो मेंबर्स आते हैं बच्चों वो होते हैं अपने स्पंजेस। देखिए जरा, अब इसका क्या मतलब है? देखिए, इन एनिमल्स की बॉडी में जो अपने स्पंजेस होते हैं, जिनमें हमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिलता है बच्चों, इनमें कभी भी सेल्स जुड़ जुड़ के टिश्यू नहीं बना पाते हैं। क्या होता है यहाँ पर? जो सेल्स होते हैं, सेल्स आर अरेंज्ड इनटू लूज सेल एग्रीगेट्स। लूज सेल एग्रीगेट्स। ठीक है, सेल्स जो है वो पास पास तो आते हैं, लेकिन वो सेल कभी भी टिश्यू नहीं बना पाते। सेल्स इस तरीके से लूज सेल एग्रीगेट बनाते हैं। सेल्स कभी भी टिश्यू नहीं बना रहे हैं। टिश्यू क्या होता है बच्चों, भी पढ़ेंगे। टिश्यू क्या होता है? ऐसा ग्रुप ऑफ सेल होता है जो एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है। यहां पर ये सेल्स जो हैं अलग अलग फंक्शन करने वाले हैं। देखिए, जो दूसरा पॉइंट है अपना इंपॉर्टेंट यहां पर बच्चों वो ये है, यहां पर सेल्स हैव डिवीजन ऑफ लेबर या सेल्स परफॉर्म डिवीजन ऑफ लेबर। काम को मिल बांट कर करते हैं अमंग देमसेल्व्स या अमंग देमसेल्व्स। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है, जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें देखने के लिए मिलती है सबसे प्रिमिटिव फाइलम में, जिसको हम बोलते हैं पोरीफेरा। पोरीफेरा के जो मेंबर्स होते हैं वो कहलाते हैं स्पंजेस। इनके अंदर जो सेल्स होती हैं वो इस तरीके से बच्चों इकट्ठी होकर क्या बनाती हैं? ये बन जाता है अपना लूज सेल एग्रीगेट। कभी भी टिश्यू नहीं बनती यहां पर। ठीक है, कभी आपको लगे कि टिश्यू बन गई है, इसको हम टिश्यू नहीं कहते हैं। सेल्स अलग अलग पड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर जो सेल्स होती हैं वो अलग अलग फंक्शन करती है। जैसे कि ये सेल डाइजेशन का काम करेगी, ये सेल एक्सक्रीशन का काम करेगी, ये सेल सर्कुलेशन का काम करेगी, ये सेल कुछ और काम करेगी। ठीक है, तो सेल्स क्या करती हैं? आपस में अपना काम मिल बांट कर करती हैं। उसी को हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। भले ही यहाँ टिश्यू नहीं बनी है, लेकिन सेल्स ने अलग अलग काम पकड़ लिया है, वो उसको परफॉर्म करती है। ठीक है, इसी को कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट है अपना टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल का क्या मतलब है? टिश्यू लेवल का मतलब होता है जो सेल्स हैं वो जुड़ गई आपस में और क्या करने लगी बच्चों? ये सेल्स मिलकर करने लगी हैं एक फंक्शन। ठीक है, कोई भी एक सेम फंक्शन ये परफॉर्म करती हैं। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? सेल्स हैविंग सेम फंक्शन एसोसिएट्स टू फॉर्म टिश्यू। ठीक है, सेल्स हैविंग सेम फंक्शन एसोसिएट्स टू फॉर्म टिश्यू। जो सेल्स एक फंक्शन करती हैं वो सारी पास पास आ जाती हैं और वो मिलकर टिश्यू बनाती हैं हमारी। ठीक है, ये हमें किसमें देखने के लिए मिलता है बच्चों?
ये हमें देखने के लिए मिलता है नेक्स्ट 2 फाइलम्स में, जिनको हम बोलेंगे अपना सिलेंट्रेटा एंड नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों अपना टीनोफोरा। फाइलम सिलेंट्रेटा और फाइलम टीनोफोरा में हमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिलता है। सेल्स जो है वो अरेंज हो जाती है एक साथ। कौन सी सेल्स? वो सेल्स जिनका फंक्शन एक है, वो पास पास आके टिश्यू बनाती हैं। ठीक है, तो ये है अपना टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है बच्चों ऑर्गन लेवल। देखिए ऑर्गन लेवल में क्या होता है? ऑर्गन लेवल में होता है ये कि जो टिश्यूज होती हैं वो मिलकर इकट्ठी होकर ऑर्गन बनाती हैं। क्या बोलेंगे यहां पर? टिश्यूज एसोसिएट्स टू फॉर्म ऑर्गन्स, टू फॉर्म ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन बनाने वाली हैं। और यहां पर क्या होगा? ईच ऑर्गन परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन। ईच ऑर्गन परफॉर्म स्पेशलाइज्ड या फिर स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे हमें पता है अपने ऑर्गन्स की बातें, हमें क्या पता है बच्चों? किडनी क्या करती है? किडनी का काम है हमारी बॉडी में से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना। हार्ट का क्या काम है? हार्ट का काम होता है पंपिंग ऑफ ब्लड। तो हमें पता है कि हमारे ऑर्गन, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट है वो क्या करने वाले हैं? वो सभी मिलके अलग अलग काम को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। ऑर्गन लेवल हमें बच्चों कहां देखने के लिए मिलता है? ऑर्गन लेवल हमें देखने के लिए मिलता है बच्चों प्लेटीहेल्मिन्थ्स में। प्लेटीहेल्मिन्थ्स। ठीक है, फाइलम जरूर याद रखने, एग्जांपल्स पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जो सेलुलर लेवल है वहां पर सेल थे, पॉरीफेरा में मिलता है। जो अपना टिश्यू लेवल है वो मिलता है सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा के अंदर। वहां पर जो सेल्स एक जैसा फंक्शन करती है वो पास आती है और टिश्यू बनाती हैं। और बहुत सारे टिश्यूज मिलके बनाते हैं एक ऑर्गन। ऑर्गन लेवल देखने के लिए मिलता है बच्चों प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर। अब बच्चों बाकी जितने भी हायर अपने फाइलम्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें एस्केलमिन्थ्स से लेकर कॉर्डेटा तक, एस्केलमिन्थ्स टू कॉर्डेटा, इन सभी में बच्चों हमें देखने के लिए मिलता है, इन सभी फाइलम्स के अंदर देखने के लिए मिलता है हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब देखिए ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है बच्चों? ऑर्गन सिस्टम मिलता है बहुत सारे ऑर्गन्स को जोड़ के। ऑर्गन्स ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बनाने वाले हैं? बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके बनाने वाले हैं अपना ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि कौन से फाइलम में कौन सा लेवल हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बच्चों अपना बॉडी प्लान। नेक्स्ट जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है अपना बॉडी प्लान, या हम इसको बोल सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए यहां पर 3 टाइप का बॉडी प्लान बच्चों हमें देखने के लिए मिलता है। पहला है अपना सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, या हम बोल सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा बच्चों अपना क्या है? दूसरा अपना होता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ठीक है, इसमें अभी पढ़ने वाले हैं कि इसमें एक ही ओपनिंग होती है जो माउथ और एनस दोनों की तरह काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट अपना लास्ट जो होता है बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम या बॉडी प्लान का टाइप, वो होता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो देखिए हमें यहाँ पर अलग अलग एनिमल के अंदर अलग अलग डाइजेस्टिव सिस्टम या बॉडी प्लान देखने के लिए मिलने वाला है। तो ये भी एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। ठीक है, चलिए देखते हैं किसमें कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम हमें देखने के लिए मिलता है। देखिए अगर पहले की बात करते हैं बच्चों सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, तो ये हमें देखने के लिए मिलता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है सेल एग्रीगेट, जहां पर सेल पास तो आई है लेकिन टिश्यू नहीं बनाया। ऐसा कौन सा फाइलम है बच्चों? ऐसा फाइलम है अपना पॉरीफेरा। तो जो अपना फाइलम पॉरीफेरा है या जो हमारे मेंबर्स होते हैं यहाँ पर स्पॉन्जेस, उनमें हमें देखने के लिए मिलता है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। मतलब यहाँ पर जो सेल्स होती हैं वही काम करती हैं एलिमेंट्री कैनाल का, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों, नो एलिमेंट्री कैनाल इज प्रेजेंट, नो एलिमेंट्री कैनाल इज प्रेजेंट। मतलब यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं कि यहां पर हमें कोई डाइजेस्टिव सिस्टम जैसी चीज देखने के लिए नहीं मिलती है। जैसे हम लोग अगर अपनी बात करें बीइंग कॉर्डेट्स, बीइंग वर्टिब्रेट्स, हायर एनिमल्स हैं हम लोग, मैमेलिया क्लास के अंडर आते हैं। ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें तो वहां पर हमें पता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है, हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है मैम। 2 ओपनिंग्स होती हैं, एक माउथ जिससे फूड एंटर करता है और एक एनस जिससे सारा का सारा वेस्ट बाहर निकलता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर बच्चों। यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से कुछ स्पेसिफिक सेल्स होती हैं और इन सेल्स के अंदर ही डाइजेशन का काम होता है।
ऐसी डाइजेशन बच्चों जो किसी सेल के अंदर हो उसको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यहां पर डाइजेशन कभी भी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर नहीं हो रहा है। अगर हम सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान की बात करते हैं तो यहां पर जो डाइजेशन का काम होता है वो सेल के अंदर होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान का मतलब है जब कोई स्पेसिफिक एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम जैसी चीज ना हो, एक सेल जो है वही डाइजेशन का काम करे और उसी सेल के अंदर डाइजेशन हो। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है कि पॉरीफेरा के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वहां पर सेल्स ने क्या किया हुआ है, डिवीजन ऑफ लेबर किया हुआ है, काम को मिल बांट के कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये कोई स्पेसिफिक सेल होगी जो एक स्पेसिफिक काम कर रही होगी। ये स्पेसिफिक सेल क्या कर रही होगी बच्चों, ये डाइजेशन का काम कर रही होगी। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ लेबर है, इसीलिए यहां पर जो डाइजेशन होगा वो होगा इंट्रासेलुलर। और सिर्फ किसमें देखने के लिए मिलता है, सिर्फ और सिर्फ फाइलम पॉरीफेरा में हमें ये चीज देखने के लिए मिलती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो नेक्स्ट हमारा बॉडी प्लान है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो होता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। देखिए बच्चों इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये किसी एनिमल की बॉडी है बच्चों, ठीक है, ये कोई अपना एनिमल है और इस एनिमल के पास अंदर एक ट्यूब होती है जिसको एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है या डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। और इस डाइजेस्टिव सिस्टम में बच्चों सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, ये इस डाइजेस्टिव सिस्टम के पास अपनी रहेगी सिंगल ओपनिंग, और ये सिंगल ओपनिंग ही काम करने वाली है माउथ की तरह और एनस की तरह। मतलब ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का मतलब है एक कुछ ऐसे एनिमल्स जिनके पास ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम है जिनकी एक एंड जो है एलिमेंट्री कैनाल की वो क्लोज्ड है और सिर्फ इनकी बॉडी में एक ही ओपनिंग है, वही माउथ है और वही बच्चों अपना एनस है। उसी से फूड अंदर जाने वाला है, उसी से वेस्ट बाहर आने वाला है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान या फिर ब्लाइंड सैक डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए यहां पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहां पर हम लिख सकते हैं पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है, हमारे अंदर अगर हम बात करें तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हमें पता है माउथ है और एनस है, लेकिन बच्चों इनके पास कोई एनस नहीं है, माउथ ही एनस का भी काम कर रहा है। तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग बोलते हैं बच्चों इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। एनसीईआरटी में ये वाला टर्म यूज हुआ है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ब्लाइंड सैक नाम नहीं दिया गया, बट ब्लाइंड सैक का मतलब इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ही होता है। यहां पर क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम हैज only one opening to the outside, only one opening to the outside of body, to the outside of body of an animal that serve as mouth as well as anus, that serve as mouth as well as anus, जो एनस की तरह भी काम करती है और माउथ की तरह भी काम करती है, कोई बहुत स्पेसिफिक एनस नहीं है। ऐसा हमें कहां देखने के लिए मिलता है बच्चों, ऐसा हमें मिलेगा अगले फाइलम्स में, जैसे कि सिलेंट्रेटा, जैसे कि अपना टीनोफोरा, और प्लेटीहेल्मिन्स में भी बच्चों हमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने के लिए मिलता है। प्लेटीहेल्मिन्स जो अपने फ्लैट वर्म्स हैं उनमें हमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने के लिए मिलता है। तो आपको ये वाला वर्ड याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ठीक है, ऐसा बॉडी प्लान, ऐसा एलिमेंट्री कैनाल जिसमें एक सिंगल ओपनिंग है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। नेक्स्ट है बच्चों अपना ट्यूब विद इन ट्यूब। देखिए ये हमारे अंदर होता है और ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए ये कोई एनिमल है, ये इसकी बॉडी है और इस सिलिंड्रिकल बॉडी के अंदर या इस एनिमल की बॉडी के अंदर इस तरीके से एक बहुत ही बड़ी सी ट्यूब प्रेजेंट है जो जिसकी दो ओपनिंग्स हैं। ये क्या है, ये एक बहुत ही बड़ी सी ट्यूब है और एक ट्यूब ये है बच्चों जो हमारी बॉडी है, बॉडी वॉल, ठीक है, और बीच में क्या प्रेजेंट है, बीच में एक गट वॉल है, ये वाली, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर जो एक ओपनिंग है जिससे फूड अंदर जाता है इसको बोलते हैं माउथ, और जहां से वेस्ट बाहर निकलता है बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं एनस। तो ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम या ऐसा एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है बच्चों कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैम इसका नाम ट्यूब विद इन ट्यूब क्यों है। ट्यूब विद इन ट्यूब इसलिए है क्योंकि एक हमारी होती है ये बॉडी वॉल ट्यूब के जैसी, और इसके अंदर एक और ट्यूब पड़ी हुई है जो है गट वॉल। इस तरीके से गट है ना, एलिमेंट्री कैनाल को क्या बोलते हैं, गट। तो
तो ये अंदर पड़ी हुई है, तो ट्यूब के अंदर एक और ट्यूब पड़ी हुई है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। और ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है बच्चों, क्योंकि इसमें 2 ओपनिंग्स है। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हैज 2 ओपनिंग्स। डाइजेस्टिव सिस्टम हैज 2 openings, one serve as mouth, while other act as या serve as anus। ठीक है, एक ओपनिंग जो है वो माउथ की तरह एक्ट करती है, दूसरी ओपनिंग जो है वो एनस की तरह एक्ट करती है। ये कहां देखने के लिए मिलता है बच्चों, ये बाकी सारे के सारे फाइलम्स में हमें यही देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करते हैं एस्केलमिंथ से कॉर्डेटा तक, तो देखिए इसीलिए मैं आपको बोल रही हूं सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें सभी के सभी बच्चों क्या याद होने चाहिए, फाइलम्स बहुत ही परफेक्ट ऑर्डर में सारे याद होने चाहिए, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, एग्जांपल्स को बहुत अच्छे से सीक्वेंशियली लर्न कर पाएंगे। क्योंकि प्रिमिटिव चीजें जो है वो हमें प्रिमिटिव बेसिस जो है वो हमें देखने के लिए मिलेंगे प्रिमिटिव फाइलम्स में, जो एडवांस फीचर्स है वो हमें देखने के लिए मिलेंगे एडवांस फाइलम्स में, इसलिए सीक्वेंस लर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान पॉरीफेरा के अंदर, क्योंकि वहां पर सेल्स हैं, वहां पर टिश्यू नहीं बनी है। ठीक है, वही सेल का डाइजेशन का काम करती है। दूसरा बॉडी प्लान है अपना ब्लाइंड स्लैक, वो है बच्चों जिसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है। वो कहां देखने के लिए मिलता है, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लेटीहेलमिन्थ्स। और ट्यूब विद इन ट्यूब या फिर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है देखने के लिए मिलता है बच्चों एस्केलमिन्थ से लेकर कॉर्डेट्स तक या कॉर्डेटा तक। ठीक है, सभी के सभी फाइलम्स में देखने के लिए क्या मिलने वाला है, अपना ट्यूब विद इन ट्यूब। जैसे कि कौन कौन से फाइलम्स आ जाएंगे बच्चों, एस्केलमिन्थीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मलुस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। इन सभी के अंदर हमें ये देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों, हमने क्या पढ़ा था, बेसिस क्या था, पैटर्न्स ऑफ सिस्टम्स। तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का पैटर्न पढ़ लिया है। यहां पर जो दूसरा सिस्टम हमें पढ़ना है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए जो अपना सर्कुलेटरी सिस्टम है बच्चों, ये भी 2 टाइप का हो सकता है अलग अलग एनिमल्स के अंदर। एक को हम लोग बोलते हैं बच्चों ओपन टाइप, और दूसरा जो अपना सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बच्चों वो होता है क्लोज्ड टाइप। ठीक है, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। ठीक है, इनको डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चों वो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसके अंदर बेसिकली कैपिलरीज एब्सेंट होती है। देखिए यहां पर क्या होता है समझते हैं। यहां पर मान लीजिए ये कोई एनिमल है, ये इस एनिमल का हार्ट है। ठीक है, अब हार्ट से क्या होगा, हार्ट करेगा ब्लड को पंप। अब हमें पता है, हमने अपने अंदर पढ़ा हुआ है, हम बीइंग हायर एडवांस एनिमल्स, हमारे अंदर होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, हमने क्या पढ़ा हुआ है बच्चों अपने बारे में, हमारे अंदर जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो वो ऑर्टा में जाता है, ऑर्टा से आर्ट्रियोल्स में जाता है, पहले आर्टरीज में जाता है, फिर आर्ट्रियोल्स में जाता है, फिर कैपिलरीज में जाता है, कैपिलरी से वेन्यूल्स में आता है, फिर वेन्स में, और फिर फाइनली वेना कावा, और फिर हार्ट में वापस आ जाता है। ये 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर जो ओपन सिस्टम है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है बच्चों, यहाँ पर कैपिलरीज नहीं होती। देखिए यहाँ पर हमें ब्लड वेसल्स तो मिलेंगी, आर्टरीज भी मिलेंगी और वेन्स भी मिलेंगी, लेकिन कभी भी कैपिलरीज देखने के लिए नहीं मिलती है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर मान लीजिए हार्ट ने ब्लड को पंप किया, ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाता है, और यहां पर एनिमल की बॉडी में कुछ कैविटीज होती हैं जिनको हम बोलते हैं बॉडी कैविटी। ठीक है, या इन बॉडी कैविटीज को हम बोलते हैं ओपन स्पेसेस, या फिर इनको बहुत साइंटिफिकली बोला जाता है बच्चों साइनस या साइनसिस। ठीक है, बेटर टू राइट साइनस, है ना। इन खाली जगह को क्या बोलते हैं बच्चों, साइनस। ठीक है, जो ओपन कैविटी होती है उसको बोलते हैं, ओपन स्पेस को हम लोग बोलते हैं साइनस। ये हमें कॉकरोच में देखने के लिए मिलता है, हम इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी हमें यहाँ पर एक बात समझनी है कि मान लीजिए यहाँ पर सेल्स पड़े हुए हैं, है ना, और यहाँ पर हमें टिश्यूज भी देखने के लिए मिल रही हैं, ऑर्गन्स भी हो सकते हैं, है ना। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जब हार्ट ब्लड को पंप करेगा वो ब्लड वेसल्स के अंदर आएगा, और वो डायरेक्टली इन ओपन स्पेसेस में क्या करता है, डायरेक्टली इन ओपन स्पेसेस में ब्लड पूरा का पूरा भर जाने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक लाइन बोली जाती है कि सेल्स एंड टिश्यूज बेथ इन इट, नहा लिए हैं, ये स्विमिंग पूल बन गया है। देखिए क्या बन गया है, जैसे ही ब्लड वेसल में से ब्लड इस ओपन स्पेस में निकलता है तो सारे के सारे जो टिश्यूज और सेल्स हैं यहाँ पर वो ब्लड के अंदर नहा लेते हैं। तो ये देखिए ब्लड का स्विमिंग पूल बन गया है, इसके अंदर सारे ऑर्गन्स और सेल्स पड़े हुए हैं। फिर क्या होता है, फिर यहां से दूसरी ब्लड वेसल जो है वो ब्लड को पंप वो उठाकर ले जाती हैं कहां, हार्ट की तरफ।
तो ये है अपना ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है बच्चों? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है अपना जिसमें हमें ब्लड इज pumped by the heart, blood is pumped by the heart and the cells and tissues directly bathe in the blood। ठीक है, यहां पर जो अपना ब्लड है वो कौन पंप कर रहा है? हार्ट पंप कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सेल्स और टिश्यू वो डायरेक्टली नहा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो ब्लड को कहां पंप करके भेज रही हैं? वो भेज रही है ओपन स्पेसेस में, जिनको साइनसेस बोलते हैं कॉकरोच के केस में। ठीक है, और इस ब्लड को यहाँ पर हम हीमोलिम्फ बोलते हैं, वो हम आगे ही डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, डिटेल में देखिए। अब ऐसा हमें कहां देखने के लिए मिलता है? ऐसा जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है बच्चों, हमें दो एग्जांपल्स यहाँ पे लर्न करने हैं। सारे के सारे आर्थ्रोपोड्स, सारे के सारे आर्थ्रोपोडा, ये जो एग्जांपल्स है बच्चों ये हमें देखने के लिए मिलेंगे अपने सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में, लेकिन हम बेटर इन्हें यहीं पे लर्न करते हुए चले। आर्थ्रोपोडा एंड मलुस्का, इन दो फाइलम्स के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब मलुस्का में कुछ एक्सेप्शंस है, सिफेलोपोडा एक क्लास होती है, वो एक्सेप्शन है जिसमें ऑक्टोपस आता है, बट वो हमें लर्न नहीं करना है। हमें अगर ये भी चीज याद रह जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज है, वो नहाते हैं ब्लड के अंदर, और ये हमें देखने के लिए मिलता है आर्थ्रोपोडा और मलुस्का फाइलम के अंदर। इतनी बातें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों अपना क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? यहां पर भी हार्ट होता है। हार्ट क्या करता है? हार्ट जो है अपना वो करता है ब्लड को पंप। यहां पर हमें सभी कुछ देखने के लिए मिलता है। यहां पर ऑर्टा होगी, आर्टरी होगी, आर्ट्रियोल्स होंगी, और बच्चों जो ये आर्ट्रियोल्स, ये आर्टरीज होंगी, ये फर्दर क्या करेंगी? ये फर्दर यहां पर बनाने वाली हैं बच्चों बहुत सारी पतली पतली कैपिलरीज, है ना। हमें पता है क्या होता है हमारे अंदर, हमने 10th क्लास में ये बात पढ़ी हुई है कि जो ऑर्टा होती है वो टूटती है बहुत सारी आर्टरीज में, जो आर्टरी होती है वो ब्रांच अप करती हैं आर्ट्रियोल्स में, और आर्ट्रियोल्स फाइनली किसी ऑर्गन या टिश्यू के ऊपर जाके बनाती हैं क्या बच्चों? कैपिलरीज। और ये कैपिलरीज बहुत ही पतली होती हैं, ये इतनी पतली होती हैं 1 सेल थिक, है ना, बहुत ही पतली होती हैं, ताकि बहुत इजीली क्या हो पाए, यहां से डिफ्यूजन होके जो है सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन कहां पहुंच पाए? टिश्यू की सेल्स के पास। ये देखिए ये कैपिलरीज इतनी पतली हैं बच्चों। अब क्या होता है फाइनली, हमें पता है ये कैपिलरीज जो हैं वो ब्लड आगे पास कर देती हैं वेन्यूल्स को, और वेन्यूल्स फाइनली वेन्स को, और वेन फाइनली वेना कावा को। ये हमें अपने अंदर इस टाइप का सिस्टम देखने के लिए मिलता है। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर ब्लड कभी भी ओपन स्पेस में नहीं गया है। यहां पर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये है बच्चों, ब्लड को पंप करने वाला तो हार्ट है, लेकिन ब्लड जो है वो अलग अलग डायमीटर की, अलग अलग साइजेस की ब्लड वेसल्स के अंदर घूम रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं जो अपना क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, यहां पर भी ब्लड इज पंप्ड बाय हार्ट, ब्लड इज पंप्ड बाय हार्ट into blood vessels of varying diameter या varying sizes। ठीक है, अलग अलग साइज की, अलग अलग डायमीटर की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसे कि आर्टरीज, जैसे कि वेन्स, जैसे कि कैपिलरीज। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें सिर्फ कैपिलरीज देखने के लिए नहीं मिलती है, बाकी सब कुछ मिलता है। ठीक है, तो कैपिलरीज ना होने की वजह से डायरेक्टली जो टिश्यूज या ऑर्गन्स हैं वो नहा रहे हैं ब्लड के अंदर। यहां पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहां पर 1 सेल थिक अपनी कैपिलरीज रहती हैं, तो उन्हीं के अंदर जो ब्लड है वो फ्लो करता है। और यहां पर इस तरीके से हमारे रहने वाले हैं टिश्यू सेल्स। तो टिश्यू सेल्स को क्या मिल जाने वाला है? टिश्यू या जो ऑर्गन्स की सेल्स होंगी बच्चों, उनको सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाने वाले हैं सिंपल डिफ्यूजन से। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर मैम हो जाने वाला है सिंपल डिफ्यूजन। ये सारी बातें हमने 10th क्लास में भी पढ़ी हुई है, होप तो आप लोगों को याद होंगी। यहां से यहां कैसे जाएगा? टिश्यू के पास कैसे जाता है? टिश्यू सेल्स के पास जो अपना न्यूट्रिएंट्स है वो जाते हैं सिंपल डिफ्यूजन से।
इसीलिए कैपिलरीज को बच्चों इतना पतला बनाया जाता है, 1 सेल थिक बनाया जाता है, ताकि वो इजीली क्या कर सके, न्यूट्रिएंट्स को पास ऑन कर सके टिश्यू सेल्स के पास, ठीक है। और यहां से CO2 वगैरह सारा वापस ले जाती है फिर हार्ट के पास, ठीक है। ये हमें कहां देखने के लिए मिलता है बच्चों, देखिए फर्स्ट टाइम जो अपना सर्कुलेटरी सिस्टम है बच्चों वो आता है एनालिडा के अंदर, और एनालिडा में फर्स्ट टाइम आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, वो भी बहुत एडवांस टाइप का। देखिए अगर आपको सवाल आएगा कि सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें देखने के लिए मिलता है, तो आंसर विल बी एनालिडा। कौन से टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, एडवांस्ड वन। एडवांस्ड कौन सा है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जहां पर ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, ठीक है। कैपिलरीज देखने के लिए मिलती हैं। इसका मतलब हमें यहाँ पर 2 एग्जांपल्स लर्न करने हैं बच्चों, एनालिडा एंड कॉर्डेटा। एनालिडा और कॉर्डेटा के अंदर हमें देखने के लिए मिलने वाला है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ये बात हमें बच्चों ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है बच्चों अपना बॉडी सिमेट्री। देखिए एनिमल्स जो होते हैं वो बहुत सारी सिमेट्री कैरी कर सकते हैं। देखिए कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो होते हैं अपने एसिमेट्रिक, ठीक है, या हम इसको एसिमेट्री भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एसिमेट्री, जिन एनिमल्स की बॉडी में कोई सिमेट्री ना हो। अभी बता रही हूं क्या मतलब होता है। दूसरा होता है बच्चों अपना रेडियल सिमेट्री, ठीक है। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो रेडियल सिमेट्री को शो करते हैं, और बच्चों कुछ एनिमल्स अपने होते हैं जिनके पास हमें देखने के लिए मिलती है बायलेटरल सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री बच्चों, बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। देखिए इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हम अगर किसी एनिमल की बॉडी को सेंट्रल एक्सिस से कट करने की कोशिश करते हैं तो उसे क्या हम 2 इक्वल हाफ्स में कट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वो एनिमल्स जिनको हम चाहे सेंट्रल एक्सिस के अलोंग किसी प्लेन में कट कर लें, वो कभी भी 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो सकते, उसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिक। लेकिन वो एनिमल जिनको अगर हम सेंट्रल एक्सिस से कट करने की कोशिश करते हैं किसी भी प्लेन में बच्चों, और उसकी बॉडी 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए हर प्लेन से, तो उसको हम लोग बोलेंगे रेडियल सिमेट्री। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी को सिर्फ हम एक ही प्लेन से अगर कट करें तो वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होती है। जैसे हमारी बॉडी 2 इक्वल हाफ्स में कब डिवाइड हो सकती है, जब हम अपनी बॉडी को इस तरीके से कट करें। देखिए यहां पर आप देखिए आपकी बॉडी में जो डिवीजन होगा वो बिल्कुल इक्वल होने वाला है। आपका आधा नाक इधर आधा इधर, एक आंख इधर एक इधर, आपका आधा हेड इधर आधा इधर, एक कान इधर एक कान इधर, इसको बोलते हैं बच्चों बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। इसके कुछ डायग्राम्स देख लेते हैं, फिर इस पे आगे हम इसकी थ्योरी की बात करते हैं। देखिए अब यहाँ पर इस एनिमल को देखिए आप, ये एक पॉरीफेरा का एग्जांपल है, ठीक है। अभी आगे डिस्कस करेंगे जब पॉरीफेरा फाइलम पढ़ेंगे डिटेल में। ये एक पॉरीफेरन है, एक स्पंज है। इसकी बॉडी को देखिए आप किस तरीके की बॉडी है, ठीक है। ये एक कोई प्लांट है, इसके ऊपर चिपकी हुई है। देखिए यहां पर इसकी बॉडी को आप किसी भी प्लेन से इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते। आप यहां से ना यहां से कहीं से भी आप इसकी बॉडी को इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल एनिमल्स या एसिमेट्रिक। अब देखिए यहां पर हाइड्रा का एग्जांपल है। हाइड्रा हमने 10th क्लास में भी हम फेमिलियर है इससे, तो हम बेटरली समझ सकते हैं इस चीज को, है ना, बेटर समझ सकते हैं। देखिए यहां पर ये हाइड्रा है, अगर हाइड्रा की बॉडी को हम ऐसे कट करें तो भी 2 इक्वल हाफ्स हो जाएंगे। हम यहां से पूरा नीचे तक कट करें तो भी 2 इक्वल हाफ्स में कट हो जाएंगे। अगर हम हाइड्रा को यहां से कट करें तो भी हाइड्रा की बॉडी जो है वो 2 इक्वल हाफ में कट हो जाने वाली है, ठीक है। ये क्या है इसकी, ये है बच्चों सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। ये इसकी बॉडी का सेंटर है, ये सेंटर से पास होने वाली जो लाइन है उसको कह रहे हैं सेंट्रल एक्सिस। तो सेंट्रल एक्सिस पे किसी भी प्लेन के अलोंग जो अगर बॉडी कट हो रही है 2 इक्वल हाफ्स में, तो उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। लेकिन बच्चों यहां पर इसको देखिए, ये क्या है, ये बायलेटरल सिमेट्री का एग्जांपल है। यहां पर क्रैब है, ठीक है। यहां पर देखिए आप, अगर इस क्रैब को हम सेंट्रल एक्सिस के अलोंग 2 इक्वल हाफ्स में कट करना चाहते हैं तो सिर्फ एक यही प्लेन है। अगर हम इस प्लेन से इसको कट करते हैं तो इसकी बॉडी में हमें लेफ्ट और राइट 2 इक्वल हाफ्स देखने के लिए मिलने वाले हैं, और कहीं से भी इसकी बॉडी में बच्चों हमें 2 इक्वल हाफ्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सिमेट्री। अब देखिए बात करते हैं कि मैम कौन कौन से फाइलम में कौन कौन सी सिमेट्री हमें देखने के लिए मिलती है। अगर हम बात करते हैं बच्चों एसिमेट्री की, तो एसिमेट्री हमें देखने के लिए मिलती है फाइलम पॉरीफेरा के अंदर, ठीक है। अब यहां पर हम लिखते हैं मोस्ट पॉरीफेरंस या मोस्ट स्पंजेस। सभी के सभी स्पंजेस में ये चीज देखने के लिए नहीं मिलती है बच्चों। एनसीईआरटी के इस चैप्टर में लास्ट में एक टेबल दिया हुआ है, कंक्लूजन वाला टेबल पूरे चैप्टर का, तो वहां पर आप देखेंगे तो वहां पर स्पंजेस की जो सिमेट्री है उसमें लिखा हुआ है वेरिएबल या वेरियस।
इसका क्या मतलब है, यहां पर दो एक्सेप्शन है, साइकॉन एंड लुकेसोलनिया। ठीक है, यहां पर पॉरीफेरा के अंदर दो एक्सेप्शन हमें देखने के लिए मिलते हैं जिन्हें एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती है, साइकॉन और लुकेसोलनिया। इनकी बॉडी में हमें देखने के लिए मिलती है रेडियल सिमेट्री। ठीक है, यहां पर हमें ये देखने के लिए नहीं मिलती है एसिमेट्री। ठीक है, मोस्टली स्पंजेस में एसिमेट्री है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है यहां पर, इसलिए उस टेबल में आपको वेरियस लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम थ्योरी में ये लिख सकते हैं, एनी प्लेन दैट passes through the central axis does not divide the body of an organism into equal halves। ठीक है, क्या मतलब है बच्चों, एसिमेट्री का मतलब होता है कोई भी प्लेन जो सेंट्रल एक्सिस से, अगर हम सेंट्रल एक्सिस से किसी भी प्लेन से अगर कट करने की कोशिश करते हैं किसी एनिमल को, उसके दो टुकड़े ना हो, उसकी बॉडी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड ना हो, ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं एसिमेट्री। ठीक है, अब दूसरी होती है बच्चों रेडियल सिमेट्री। इसका क्या मतलब है, यहां पर हमें देखने के लिए मिलता है कि किसी भी प्लेन से आप कट करें सेंट्रल एक्सिस के अलोंग, तो आपको यहां पर दो पीसेस देखने के लिए मिलेंगे हर प्लेन के अलोंग। एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस of the body divides an organism into two equal halves। क्या मतलब है बच्चों, any plane passing through the central axis of the body divides an organism into two equal halves। मान लीजिए ये पेन ले लीजिए, ठीक है, ये पेन कैसी सिमेट्री शो कर रहा है, रेडियल सिमेट्री। इस पेन को मैं सेंट्रल एक्सिस के अलोंग यहां से कट करूं, मैं यहां से कट करूं, मैं ऐसे कट करूं, मैं किसी भी प्लेन के अलोंग इसको कट करने की अगर कोशिश करती हूं तो मुझे दो इक्वल हाफ्स हमेशा देखने के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा बच्चों हमें कौन कौन से एनिमल्स में देखने के लिए मिलता है, ऐसा हमें देखने के लिए मिलता है बच्चों सिलेंट्रेटा के अंदर। ठीक है, ऐसा हमें देखने के लिए मिलता है बच्चों टीनोफोरा के अंदर, और ऐसा हमें देखने के लिए मिलता है बच्चों इकाइनोडर्मेटा के अंदर, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, और इकाइनोडर्मेटा के बच्चों अडल्ट्स में हमें ये सिमेट्री देखने के लिए मिलती है। इकाइनोडर्मेटा के जो एडल्ट्स होते हैं उनमें हमें ये सिमेट्री देखने के लिए मिलने वाली है। देखिए, जो इनके लार्वे होते हैं बच्चों उनमें हमें मिलती है देखने के लिए बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, लार्वा एक्सेप्शन है, लार्वा यहां नहीं आएगा। अगर हम रेडियल सिमेट्री की बात करते हैं, हम दो इक्वल हाफ्स की बात करते हैं किसी भी प्लेन से, तो सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा में हमें ये चीज देखने के लिए मिलती है, और इकाइनोडर्मेटा के सिर्फ और सिर्फ अडल्ट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन नीट में रिपीट होता है, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इकाइनोडर्मेटा के जो अडल्ट्स होते हैं उनके पास सिमेट्री होती है रेडियल सिमेट्री। लास्ट जो है बच्चों वो है अपना बायलेटरल सिमेट्री। देखिए, बायलेटरल सिमेट्री हमें कहां कहां पर देखने मिलेगी, बायलेटरल सिमेट्री हमें देखने के लिए मिलती है बच्चों प्लेटीहेल्मिन्थ टू कॉर्डेटा। प्लेटीहेल्मिन्थ से लेकर कॉर्डेटा तक हमें देखने के लिए मिलती है बायलेटरल सिमेट्री। इसका क्या मतलब है, यहां पर बॉडी को इजीली दो इक्वल हाफ्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। कैसे बच्चों, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स, right and left halves only in one plane या only from one plane। सिर्फ एक ही प्लेन से, जब सेंट्रल एक्सिस के आप अलोंग कट करते हैं किसी चीज को, सिर्फ एक ही प्लेन से आप बॉडी को क्या कर सकते हो, दो बराबर हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हो, राइट एंड लेफ्ट।
ठीक है बच्चों, ये हमें कहां देखने के लिए मिलता है, ये हमें देखने के लिए मिलता है प्लेटीहेलमिन्थेस से कॉर्डेटा तक। और बच्चों यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एक्सेप्शन है वो है इकाइनोडर्मेटा के लार्वे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट। इकाइनोडर्मेटा का बच्चों जो लार्वा होता है उसमें हमें देखने के लिए मिलता है अपना बायलेटरल सिमेट्री। ये बात हमें ध्यान रखनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सिर्फ आपको कहीं पर लार्वा नहीं लिखा हुआ है, देखिए अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि काइनोडर्मेटा का लार्वा जो है कौन सी सिमेट्री शो करता है तो आंसर विल बी बायलेटरल। अगर लिखा हुआ है कि काइनोडर्मेटा का जो अडल्ट है वो कौन सी सिमेट्री शो करता है तो आंसर विल बी रेडियल। लेकिन अगर सिर्फ काइनोडर्मेटा लिखा हुआ है तो आंसर विल बी रेडियल। आंसर आपका रेडियल बनने वाला है, ठीक है। अगर सिंपली इकाइनोडर्मेटा लिखा है, कहीं पर आपसे पूछा गया है कि इकाइनोडर्मेटा, ना तो एडल्ट लिखा है ना वहां पर लार्वा मेंशन्ड है, तो इकाइनोडर्मेटा की जो आपकी सिमेट्री हो जाएगी बच्चों वो हो जाने वाली है रेडियल, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, ठीक है। ये बात आपको बच्चों ध्यान रखनी है, ठीक है। इससे नेक्स्ट लेक्चर जो बच्चों हमारा रहेगा वो हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम जर्म लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, सिलोम के बारे में पढ़ेंगे, सेगमेंटेशन और नोटोकॉर्ड को वहां पर फिनिश करने वाले हैं उस टॉपिक में, ठीक है बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक्स।